रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख। उम्मीद है आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा और तमाम लोगों के दिलों में एक ही सवाल है, वो ये है कि कोरोना से निजात कब मिलेगी। इसीलिए हुकूमतें सर जोड़कर बैठी हैं, तमाम सूबाई और विफाक की हुकूमत भी, और इक़दाम किए जा रहे हैं कि जहां लोगों को कहा जा रहा है एहतियात करें, वहां साथ साथ मईशत का पहिया भी रवा रखा जाए और क्या हो कि लॉकडाउन इस तरह मौसर अंदाज में अप्लाई किया जाए कि उससे मईशत पर भी मनफी असर ना पड़े और जितना कंटेन किया जाए उतना अच्छा हो। ऐसे में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास होना है इस हफ्ते, जिसमें डिसाइड होना है कि लॉकडाउन में नरमी की जाएगी या फिर लॉकडाउन को जारी रखा जाएगा या कोई और शराइत होंगी। असद उमर ने कल गुफ्तगू की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में ट्रैफिक हादसात से अमवात की शरह कोरोना की निस्बत ज़्यादा है, अब ट्रैफिक को तो नहीं बंद किया जा रहा। हमारा सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूँ है कि क्या वफाकी वज़ीर की वजाहत जायज़ है, हाँ या ना के ऑप्शन है सबके पास। और पैनल पर आज हमारे साथ हैं मज़हर अब्बास साहब, रीमा उमर साहिबा, हसन निसार साहब, बाबर सत्तार साहब और शाद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी रीमा। असद उमर ने बैरून मुल्क जो सूरत हाल चल रही है उससे भी कंपेयर किया और कहा पाकिस्तान में हालात कदरे मुख्तलिफ हैं, इसलिए हम कंपेयर नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ होने की वजह से यहाँ पर लॉकडाउन में नरमी या दीगर इक़दाम भी मुख्तलिफ होने चाहिए। जी शुक्रिया। ये तो शुरू से ही हम गवर्नमेंट की तरफ से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान दीगर ममालिक से मुख्तलिफ है, हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन जो अभी इन्होंने बात की है ट्रैफिक एक्सीडेंट से कंपेयर करना कोरोना वायरस डेथ्स को, ये मेरा ख्याल है ट्रंप ने भी की थी। उन्होंने भी कहा था कि अमेरिका में साल में एक नंबर होता है एक्सीडेंट्स का, हम ट्रैफिक या गाड़ियों को तो नहीं रोकते, तो हम लॉकडाउन क्यों करें। तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती इस कंपैरिजन की, क्योंकि देखिए बहुत सी वजूहात हैं कि ये सेंस नहीं बनाता। सबसे इम्पोर्टेंट वजह ये है कि हमें नहीं पता कि अगर स्टेप्स नहीं लिए गए इस वायरस को रोकने के लिए तो कितनी अमवात होंगी कोरोना वायरस से। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को तो आपके पास एक नंबर है, आप देख सकते हैं, कोई प्रोजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस डेथ्स जो हैं उनकी प्रोजेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं अगर आप कोई स्टेप्स नहीं लेते। और सिर्फ ये उन लोगों की नहीं है जिनको वायरस होता है, और उसके अलावा वो किन किन को दे सकते हैं, डॉक्टर्स को क्या खतरा है, बहुत से और फैक्टर्स हैं जो हमें अकाउंट में लेने पड़ेंगे। तो बहुत ही अफसोस की बात है कि असद उमर साहब ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ट्रंप ने भी की थी और बहुत वजाहत इस पे की गई डॉक्टर्स की तरफ से कि ये क्यों कंपैरिजन बिल्कुल गलत है। मज़हर अब्बास साहब, असद उमर ने ये भी खदशा जाहिर किया है कि अगर कुछ ना किया गया तो 18 मिलियन लोग बेरोजगार हो सकते हैं। देखिए ये मिसाल अगर वो ट्रैफिक एक्सीडेंट की ना देते तो बेहतर होता, क्योंकि कोई बनती नहीं है, बात नहीं बनती है। वैसे तो कराची में ऐसा ज़माना भी था कि एक दिन में 60 लोग मर जाते थे, तो फिर क्या हम उस रेफरेंस से बात करें। बिल्कुल दूसरी चीज़ है। और ये जो उनकी कंसर्न है ये बिल्कुल ठीक है कि इतने लाखों लोग जो है वो बेरोज़गार हो जाएंगे, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। ये बिल्कुल एक संजीदा मौजू है और इस पे संजीदगी से गौर कर दें। लेकिन दुनिया भर में क्राइसिस है। यहाँ देखिए क्या हुआ, कल एक डॉक्टर फुरकान के साथ क्या हुआ, यानी वो डॉक्टर घूमता रहा और उसको कहीं भी वेंटिलेटर नहीं मिला और अल्टीमेटली वो जान से हाथ धो बैठे। जो असल क्राइसिस है वो मेडिकल क्राइसिस है, वो डॉक्टर्स का क्राइसिस है, वो आपका हेल्थ क्राइसिस है। जब लोग ये बात करते हैं कि लॉकडाउन में थोड़ी सी सख्ती होनी चाहिए, तो उसका बुनियादी नुक्ता ये होता है कि अगर आपके यहाँ पेशेंट्स की तादाद इतनी बढ़ गई कि ना आपके पास वो डॉक्टर्स उतनी तादाद में हैं, ना आपके पास हेल्थ कैपेसिटी वो है, फिर क्या करेंगे आप। इसका जवाब असद उमर से लेके कोई भी दे दे कि फिर क्या करेंगे अगर 1 महीने में आप पूरा पाकिस्तान खोल दें, छोड़ दें आप मैरिज हॉल्स अगर नहीं खोलते तो उसमें भी बेरोज़गारी होगी, आप प्लेग्राउंड्स बंद कर देते हैं, खेलों की सरगर्मियाँ, ठीक है। उसके बावजूद भी ज़रा जाके तो देखें दुकानों, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या रहा है, ठीक है। तो असल सिर्फ यही बात है कि इस चीज़ को कंसर्न करना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आपकी हेल्थ कैपेसिटी ऐसी है कि आप अगर ये तादाद बेइंतहा बढ़ती है तब भी आप कंट्रोल कर लेंगे, हेल्थ केयर सिस्टम मुतहम्मिल हो सकता है कि लेकिन ये जो हसन निसार साहब से पूछते हैं। हसन साहब, आपको क्या लगता है, जायज़ है बयान असद उमर का? मुझे जायज़ नाजायज़ का तो इल्म नहीं, लेकिन ये वजाहत बहुत शफ़ाफ़ है। देखें, आखिरी बात यह है कि इंसानी मौत की सबसे अहम वजह तो इंसान की पैदाइश है। इस पे पाबंदी लगाएं, शरअ-ए-अमवात 0 हो जाएगी। पैदाइश पे पाबंदी लगा दो,
ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आज हमने देखा कि नादरा के दफातर खुले, ये भी कहा गया था, निशान भी लगाए गए थे, लेकिन हमने देखा कि खुली खिलाफ वर्जी हो रही थी, लोग एक दूसरे से जुड़ के खड़े थे और कोई वहाँ पे था भी नहीं इन्फोर्स करवाने वाला। अगर लॉकडाउन में नरमी हुई तो कहीं यही सब कुछ तो नहीं हम देखेंगे मुल्क भर में? देखिए, किसी हद तक तो ये सब कुछ होगा, लेकिन जरूरी बात ये नहीं है। ये डिबेट काफी आगे चली गई है। असद उमर एक समझदार इंसान है, उनसे थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड कॉन्वर्सेशन बंदा एक्सपेक्ट करता है। देखिए, एक प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है इन्वायरमेंटल जस्टिस का। वो प्रिंसिपल ये है कि अगर साइंस आपको बड़ा सीधा सादा कोई क्लियर जवाब नहीं देती तो आप वो रास्ता इख्तियार करें जो कम से कम नुकसान पहुंचाए। इस बेसिस पे गवर्नमेंट ने काम करना है कि हम वो तमाम जिंदगियां बचाने की कोशिश करेंगे जो हम बचा सकते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। आप ये नहीं पोजीशन ले सकते कि लोग मरेंगे और रियासत इसका कुछ नहीं करेगी। बेशक इसमें हकीकत ही क्यों ना हो, रोड एक्सीडेंट्स भी होते हैं तो उसे भी आप रेगुलेट करते हैं, स्पीड रेगुलेट करते हैं, हेलमेट पहनने के लिए कहते हैं, आप मोटर पे बंद कर देते हैं जब धुन होती है। आप ये नहीं कहते कि लोग मर जाएंगे, कोई बात नहीं, बड़े थोड़े से लोग मरेंगे, बाकी बच जाएंगे। तो ये डिबेट थोड़ी सी, ये जरूर एक डिबेट है, इकोनॉमी को भी बचाना है, जानों को भी बचाना है, कैसे बैलेंस क्रिएट करना है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का इंसानी जिंदगी के लिए डिसरिगार्ड नहीं नजर आना चाहिए। ठीक है भट्टी साहब, जिस तरह से हसन साहब भी कह रहे हैं और बाबर सत्तार साहब ने भी कहा, रेगुलेट करने की बड़ी ज़रूरत है, वाज़े हिकमत अमली होनी चाहिए। अगर आपने इंडस्ट्री को खोलना भी है तो भी, क्या आपको लगता है कि जामे प्लान कोई इस हफ्ते हमें देखने को मिलेगा? देखिए, अल्लाह करे ऐसा हो, मगर मुझे नहीं लग रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज एक, वो अगले सवाल में बात होगी, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक हफ्ता दिया है। लेकिन बात यह है कि असद उमर साहब की सारी बातें ठीक हैं कि पाबंदियां रहीं तो 10 लाख छोटे इदारे बंद हो सकते हैं, 7 करोड़ लोग गुर्बत से नीचे जा सकते हैं, 1 करोड़ 80 लाख बेरोजगार हो सकते हैं, और ऊपर से 119 अरब रुपए की कम आमदनी हुई है आपको। और वो उन्होंने ये भी ठीक कहा है कि अमवात ज़्यादा हो रही हैं और ये ज़्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन उनका कोरोना को मिलाना और दूसरे ट्रैफिक हादसात को मिलाना, ये मुझे समझ नहीं आई। आप देखें, इससे भी बड़ा असद उमर साहब और इस हुकूमत से भी बड़ा एक प्रॉब्लम है कि अवाम भी एहतियात नहीं कर रही, अवाम भी बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही, अवाम भी वही सारा कुछ कर रही है जो करना चाहिए। हुकूमत कर्फ्यू ना करें, मुकम्मल लॉकडाउन ना करें, हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन भी नहीं करवा पा रही और ऊपर से अवाम एहतियात नहीं कर रही और सूरत हाल ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। प्लीज़ अल्लाह के नाम पे सुनिए, हुकूमत भी सुने, अवाम भी सुने, सूरत हाल ख़राब होती जा रही है, कोरोना बहुत फैलता जा रहा है। और तो इसलिए दोनों तरफ से प्लीज़ हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करे और अवाम एहतियात करे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि कोरोना है, अब हमने इसके इम्प्रोवाइज तो करना है, कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाना है, बड़ी अहम डिबेट रुकी हुई है, वर्चुअल इजलास या फिजिकल इजलास, क्या बुलाया जाए, अपने एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जैसे कि हम बात कर रहे थे, कोरोना वायरस है, इससे निपटा तो जा रहा है, इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ मामलात को भी रवा रखना है। तो अब ये सोचा जा रहा है कि क्या किया जाए, जो कौमी असम्बली के इजलास बुलाना है, बड़ी अहम डिबेट्स होनी है, बजट के ऊपर बात होनी है, मेंबर्स को कोरोना सूरत हाल से मुतल्लिक एतमाद में लिया जाना है। आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत, और उसमें फ़ैसला हुआ है कि जी वर्चुअल इजलास ना बुलाया जाए। ये इत्तफ़ाक़ किया गया तमाम मेंबरान की जानिब से। अपोजिशन पहले ये कह रही है कि जी वर्चुअल इजलास बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, फ़िज़िकल इजलास होना चाहिए, लेकिन हुकूमत कहती है कि जो लोग कह रहे हैं कि जी लॉकडाउन में नरमी करना सही नहीं है, इसके बुरे नताइज होंगे, मनफी नताइज आएंगे, वो फ़िज़िकल इजलास बुलाने पर क्यों बज़िद है। ऐसे में हमारा अपने एनालिस्ट से सवाल कुछ यूँ है कि हुकूमत को क्या करना चाहिए या क्या बेटर ऑप्शन है हुकूमत के लिए। हमारे एनालिस्ट के पास ओपन ऑप्शंस हैं, वो कोई भी जवाब दे सकते हैं। हसन निसार साहब, क्या लगता है आपको, फिजिकल या वर्चुअल? देखें मरीना, आगे आपके खड्डा हो, पीछे खाई हो, दरख्त के ऊपर अजदा हो, नीचे भूखा शेर हो, तो आप कौन सा ऑप्शन पसंद करेंगे? ये दोनों तरफ नतीजा एक ही है। हाँ, तो इसलिए ऑप्शन वाला मामला नहीं है, जो मर्जी कर लें। ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है? अच्छा, कुछ शराइत रखकर जो है वो फिजिकल इजलास बुला लिया जाए, और शर्त बड़ी मुश्किल है। मतलब उसमें ये हो कि जो
MNAs हैं वो अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके लाएं, उनके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होना चाहिए, कोई उनके साथ दूसरा आदमी नहीं होना चाहिए, अकेले आएँ अकेले जाएँ। वैसे भी हमारे यहाँ इजलास में कोरम होता नहीं है, कम ही लोग होते हैं, तो अगर इजलास हो जाएगा तो। और दूसरी ये कि इजलास के सिलसिले में जो एक उनको मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, वो सब कोरोना फंड में दे दिए जाएं उसमें। देखिए, अगर गवर्नमेंट ये मौक़िफ़ ले रही है कि जी अपोजिशन एक तरफ ये स्टैंड ले रही है कि लॉकडाउन करें और दूसरी तरफ वर्चुअल इजलास की मुखालफत कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी तो यही स्टैंड ले रही है कि जी नहीं, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। तो ये भी तो एक स्मार्ट लॉकडाउन है कि आप स्ट्रॉन्ग सख्त SOPs बनाएं पार्लियामेंट के लिए और इजलास करें, उसमें क्या है। देखिए, प्रेजेंस अगर होगी तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर एक काफ़ी बड़ी वसी असम्बली है, कम लोग होते हैं, ज़्यादा लोग नहीं होते, गेस्ट नहीं होंगे, सिर्फ मीडिया अगर होगा, वैसे तो मीडिया भी माशाल्लाह उस सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रख रहा, लेकिन हो सकता है इजलास। दोनों ऑप्शंस, मेरा ख्याल है इसमें एक हार्ड पोजीशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। दोनों सूरतों में जो है वो इजलास हो सकता है, कोई कंसेंसस बनाएं। फिज़िकल इजलास होने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसमें ये ज़रूर है क्योंकि मैं अहलो अयाल आते हैं सबके सब, यानी कोई 10 सिक्योरिटी वाले होते हैं, 15 उनके मेहमान होते हैं, तो अगर सब MNAs और सेनेटर्स खुद आएँ अपनी अपनी गाड़ियाँ ड्राइव करके तो ज़्यादा बेहतर है, फिर हो सकता है। ठीक है भट्टी साहब, लेकिन ये भी तो होता है ना, फिर राहदारियों में मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे से हेलो हाय शुरू हो जाती है, इधर उधर की बातें होती हैं। पहले तो मुझे ये कोई समझाए कि पार्लियामेंट का इजलास, मुश्तरका इजलास बुलाकर आप करेंगे क्या? वही भद्दी बेमानी लाइव तकरीरें, वही रट्टे रटाए भाषण, वही सतही बातें, फजूल ला यानी मैं तू, वही गुलाम तोते, मेरा आका ठीक है, मेरा आका ठीक है, और वही ताने मेने, झगड़े, लड़ाइयाँ, वही जुगते और ठट्ठे और मजाक, और वही एक दूसरे को हाथ से इशारे करके सास बहू वाले झगड़े। बड़ी बात है, अगर इसके लिए आपने बुलाना है तो बुला ले। अगर आप कमी महसूस हो रही है इस आलमी वबा में इन करोनों ज़्यादा माइंड सेटों की कि इकट्ठा आप इन सारों को देखना चाहते हैं, एक छत के नीचे इतनी हिकमत और दानिश तो देख लें। दूसरी बात बड़ी मजे की कि लॉकडाउन वाले, सख्त लॉकडाउन वाले कह रहे हैं इजलास बुलाओ, और जो लॉकडाउन को मानते नहीं है वो कहते हैं ना 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 इजलास नहीं बुलाना। अदालतों में वीडियो लिंक पे यहाँ केस सुने जा रहे हैं, काबीना इजलास में वीडियो लिंक पे शिरकत, बिलावल स्पीकर कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक पे शिरकत, मीडिया से खिताब वीडियो लिंक से शिरकत, सिंध काबीना से खिताब वीडियो लिंक से शिरकत। लेकिन कौमी असम्बली का इजलास आपने बुलाना है, वरना जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी अगर वर्चुअल हो गया। आइन मिट्टियों मिट्टी हो जाएगा, इखलाकियात और रवायात का जनाजा निकल जाएगा, इसलिए फिजिकल बुलाया जाए। और आखिरी बात, इन सब को मैं बताना चाहता हूं, इन सब को कि कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर को कोरोना कैसे लगाए, कौमी असम्बली के लिफ्ट मैन के से हाथ मिलाने पर। अब इनको भी बुलाओ और उसी लिफ्ट मैन के साथ खड़े करो और सारों को हाथ कहें कि हाथ मिलाएं, ताकि इनको कोरोना ज़्यादा लोगों का कोई दर्द महसूस हो। ये भाषण और तकरीरों से निकले। पहली ना एहतियाती तदाबीर में सबसे पहले ही बताया जाता है हाथ नहीं मिलाना, आपने कम से कम 6 फुट का फासला रखना है, तो इसके ऊपर तो कमेंट ही नहीं कर सकते। बाबर सत्तार साहब, भट्टी साहब जो पॉइंट उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी इजलास बुलाने की जरूरत ही क्या है, नहीं बुलाना चाहिए, आप अग्री करते हैं इससे? नहीं, मैं तो अग्री करता हूँ भट्टी साहब से। अच्छा। बिल्कुल बंद कर दें, पार्लियामेंट को भी बंद कर दें। क्या जरूरत है इस चीज की? 1-2 बंदे अपॉइंट करें, जनरल मुशर्रफ से जैसे, कोई और 8-10 साल मुल्क को चलाएं, सीधे रास्ते पे लाएं। यही तरीका है इस मुल्क को बचाने का, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है रीमा, बजट के ऊपर बड़ी बहस होनी है, वर्चुअल जब इजलास होगा तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि हम देखते हैं बड़ी गर्मा गर्म बहस होती है, हर एक का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसके ऊपर तकरीर होती हैं, पॉसिबल हो पाएगा वर्चुअल में? नहीं, वो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अलीना हर चीज़ में पाकिस्तान को हमें किस तरह नहीं देखना चाहिए कि एक यूनिक सिचुएशन है यहाँ। जैसे पूरी दुनिया में लॉकडाउन के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हम देख रहे हैं, ये भी सवाल उठ रहा है कि लोगों की रिप्रेजेंटेशन किस तरह हो। हम इसको पाकिस्तान में इतना वैल्यू नहीं करते, बहुत से ममालिक में किया जाता है, और इस तरह के लॉकडाउन सिचुएशन में रिप्रेजेंटेशन एक इशू है। और बजट से ज़्यादा क्या सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट इशू हो सकता है जिसमें लोगों की आवाज़ जो है वो डिसीजन मेकिंग में आनी चाहिए।
तो मेरा ख्याल है ये कोई चीज़ नहीं है कि आपने पार्लियामेंट्री सेशन ही नहीं बुलाना, लेकिन पूरी दुनिया में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वर्चुअल बेहतर है या फिजिकल, और उसमें आपको अपने सर्कमस्टांसेस देखने हैं कि क्या आप कुछ जो प्रिकॉशंस हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकोगे अगर आपने फिजिकल बुलाना है, क्या आपके पास इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि डिस्टेंसिंग फिजिकल मेंटेन हो सकती है, क्या लोग इतने आप लिमिट कर सकते हो कि वो एक तरह से इजलास भी हो सके लेकिन जो है वायरस फैलने का खतरा वो भी आप कंट्रोल कर सको। वर्चुअल के भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर फिजिकल आप देखें जो लोग बहुत दूर हैं, अगर आपकी फ्लाइट्स बंद हैं वो किस तरह पहुंचेंगे फिजिकल सेशन के लिए। तो मेरा ख्याल है दोनों तरफ रीजंस हैं कि आप जो है आपको मिलके एक तरह से एक प्लान बनाना है कि क्या आपके लिए बेहतर है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है हो सकती कि सेशन ही ना हो। ये ऑप्शन नहीं हो सकती कि सेशन ही ना हो, लेकिन ऑप्शंस को वेन करना चाहिए और फिर प्रोज एंड कॉन्स को वेन करके देखना चाहिए कि क्या बेहतर है, वर्चुअल या फिजिकल इजलास। वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है, आपसे दोबारा कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।